नमस्ते बिहार बोर्ड के भावी टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञानपीठ पर। आज इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के पिछले वर्षों के एसएसटी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, जिससे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा कर भी आए तो आप उसे छोड़कर ना आए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग, सी नीति आयोग और डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको कमेंट में बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करती है। केंद्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है उसे वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है, जिसका कार्य है भारत में राष्ट्रीय आय और जीडीपी के आंकड़े को एकत्रित करके उनको प्रकाशित करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन या फिर बिस्मार्क? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लेनिन हो जाएगा। लेनिन ने जो है रूसी क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया था, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? कब रद्द किया गया था इसके साथ साथ याद रखना कि कब किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रद्द कब किया गया था? तो रद्द जो है किया गया था 1911 में। और बंगाल विभाजन कब किया गया था पूछा जाए तो किया गया था 1905 यानी 1905 में। रद्द किया गया था 1911 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और विरोध जब हुआ इस चीज़ का, तब विरोध का कारण 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जो इसको विभाजन को कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग, गदर पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर ब्रह्म समाज? इनमें से किसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल द्वारा 1913 में। कहाँ पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, एल्बर्ट बिल, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या फिर नेहरू रिपोर्ट? इनमें से किस नाम से भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1919 में जब ये अधिनियम लाया गया तब उस समय भारत के तत्कालीन सचिव हुआ करते थे मॉन्टेग्यू और वाइसराय चेम्सफोर्ड। इन दोनों के नाम पे इसका नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन, नवाब सलीमुल्लाह खान और मोहम्मद इस्माइल। इनमें से किन के द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी नवाब सलीमुल्लाह खान। ढाका में 1906 में स्थापना हुआ था मुस्लिम लीग का। संस्थापकों में से दो लोग थे इसमें संस्थापक, एक नवाब सलीमुल्लाह खान और दूसरे आगा खान। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी वियतनाम का बायोदाई सरकार निम्न में से किसके समर्थक थी? चीन, स्पेन, फ्रांस या पुर्तगाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस के समर्थक थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? कृषि दासता जो रूस में चली आ रही थी वर्षों से, उसको किसने समाप्त किया? लेनिन या फिर जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 स्टालिन या ऑप्शन 4 ट्रोट्स्की? इसका क्या करेक्ट आंसर होगा बताना है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जार अलेक्जेंडर द्वितीय। कब खत्म किया था रूस में? 1861 में इसको जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कानून बनाकर खत्म कर दिया था। ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम जल विद्युत संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? गैंगटॉक, दार्जिलिंग, डिब्रूगढ़ या फिर कलकत्ता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन नंबर बी होगा दार्जिलिंग। ठीक है। कब किया गया था? 1897 में दार्जिलिंग के सिदारपोंग में इसकी स्थापना की गई थी। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। गुजरात का कौन सा प्रदेश जो है भूकंपीय जोन में, किस भूकंपीय जोन में आता है? जोन 2, 3, 4 या 5? भूकंप के जोनों को हम लोग सेस्मिक जोन कहते हैं ना। अलग अलग सेस्मिक जोन में अलग अलग जगहों को बांटा जाता है। तो गुजरात का कच्छ जो है सेस्मिक जोन 5 में आता है, जो कि हाईली सेंसिटिव जोन माना जाता है। गुजरात जो है भारत का सबसे अधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जो कि सेस्मिक जोन 5 कहा जाता है जिसे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जोन 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा, दामोदर, कोसी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो ऑप्शन नंबर बी दामोदर जो है बंगाल का शोक है। और कोसी जो है, कोसी वो बिहार का शोक
के नाम से जाना जाता है। बिहार का अशोक कौन सा नदी है? तो कोसी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मानव निर्मित झील कौन सी है भारत में सबसे बड़ी? गोविंद सागर या गोविंद बल्लभ पंत सागर या फिर सरदार सरोवर या कृष्णा सागर? तो देखिए यहाँ पर एक जैसा नाम दिख रहा है, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, याद रखना है इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रिहंद नदी पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन नंबर 13, आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजन नदी या फिर गंगा नदी? इनमें से किस नदी पर आसवान बांध बना हुआ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी कहाँ पर है? तो मिस्र यानी कि इजिप्ट में नील नदी है, वहाँ पर बनाया गया है आसवान बांध को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? माफ कीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है भारत का कौन सा स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। तो दूसरा स्थान भारत का है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार पहले स्थान पर कौन है? चीन है, और भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है। भारत किस जलडमरू द्वारा श्रीलंका से पृथक है? यानी कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा जलडमरू है जो दोनों देशों को अलग करता है? ये आपको बताना, पाक जलडमरू, मलक्का जलडमरू, बेरिंग जलडमरू या फिर होमरूज जलडमरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाक जलडमरू हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में PAL के पाल्क स्ट्रीट लिखते हैं, ये पाक से आपको पाकिस्तान लग रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, PAL के पाक इंग्लिश में लिखा जाता है। पाक जलडमरू द्वारा भारत जो है अलग होता है कहाँ से? भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच ये स्थित है, जिससे दोनों ही देश अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? देखिए गंगा के मैदान में जो मृदा होती है वो कौन सी होती है? गंगा के द्वारा लाया गया उड़ाया गया मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, वो दो तरह का होता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो यहाँ पर सवाल है क्या, पुरानी मिट्टी किसको कहते हैं? एक खादर एक बांगर तो है, लेकिन इसमें पुरानी कौन सी नई कौन सी वो बताना है। तो पुरानी मिट्टी जो है आपके 16 नंबर का बी हो जाएगा, बांगर जो है पुरानी मिट्टी होती है। और खादर की बात करें तो खादर जो है ये नई मिट्टी होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। गंगा की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर है, ये कम उपजाऊ होती है, जबकि नई मृदा जो है खादर होता है जो कि अधिक उपजाऊ होता है। तो 16 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? इनमें से कौन जर्मनी का चांसलर था ये आपको बताना है, मेजनी, हिगेल, बिस्मार्क या फिर विक्टर एमुनुअल। तो इनमें से कौन जो है जर्मनी का चांसलर था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी का चांसलर कौन? बिस्मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क, जिसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। इटली के एकीकरण के लिए क्रांति किया गया था, कब? 1821 में किया गया था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे मानेंगे? हिगेल को, कार्ल मार्क्स को, सेंट साइमन को या फिर मार्टिन लूथर को? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कार्ल मार्क्स को जो है माना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। निम्न में से किन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, शंकर नारायण या फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? इनमें से किन्हें जो है केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद करने के लिए गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। ठीक है, अस्वीकार कर दिया था उसको। तो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? 4 ऑप्शन है। अब तक हमने 50% कवर कर लिया क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो आपको बताना है कि इनमें इतने में से 20 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, और हर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, तो आपको अगर पता था तो आप 21 ए लिखेंगे, अगर आपको 21 बी पता था तो आप 21 बी लिखेंगे। इस तरह से आपको हर सवाल का जवाब कमेंट में जरूर देना है। ठीक है, तो दांडी मार्च के दौरान कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा किया गया था? कब किया गया था?
12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, दांडी यात्रा स्टार्ट किया, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन की उन्होंने शुरुआत कर दी थी। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? ये आज़ादी के दौरान, आज़ादी के जो हमारा स्ट्रगल चला उसके दौरान ये पत्रिका लिखी जाती रही थी। तो उस समय किस भाषा में ये लिखा गया था अमृत बाजार पत्रिका? तो बांग्ला भाषा में इसको लिखा गया था। लेकिन वर्नाकुलर एक्ट के द्वारा अंग्रेज जो है प्रेस पे जो है अपना कंट्रोल करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर एक्ट में लाया कि सिर्फ इंग्लिश जो लैंग्वेज के पेपर है वो ही प्रकाशित हो सकते हैं, बाकी भाषाओं के अखबारों के प्रकाशन पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात जो है क्या किया गया, अमृत बाजार पत्रिका जो बांग्ला में छप रही थी उसको अंग्रेजी में बदल दिया गया, जिससे उस पर प्रतिबंध नहीं लगा। तो लेकिन पूछा जाए किस भाषा की पत्रिका थी तो आप बांग्ला टिक करोगे। अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1848, 1881, 1885 या फिर 1920 इनमें से कब किया गया था आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी 1920 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? USSR का विघटन कब हुआ था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, इनमें से किसमें कब हुआ था? तो 1991 में USSR का विघटन हुआ था, जब मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया था, तब जाके USSR जो है 15 नए देशों में विघटित हो गया था। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3 या फिर 4 इनमें से कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक गंगा नदी पर ये जलमार्ग स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर कर्नाटक। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। ये एक टाइगर रिजर्व है, याद रखना, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। केंगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कर्नाटक में भी कहाँ? उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में वर्तमान में कितने तेल परिष्करण केंद्र यानी कि ऑयल रिफाइनरीज हैं, और भी सार्वजनिक क्षेत्र के यानी कि पब्लिक सेक्टर PSU कितने हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी 23 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कितने रिफाइनरीज है तेल के? 23, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के यानी PSUs हैं, सरकारी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बती लोग किस नाम से पुकारते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसका जो है 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सांगपो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बती लोग इसे सांगपो के नाम से पुकारते हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई जो है बरौनी, जामनगर, डिगबोई या फिर मुंबई है, इनमें से कौन सा है? तो डिगबोई, जिसे असम में है ये, इसको डिब्रूगढ़ भी कहा जाता है, तो वहाँ पर स्थित है सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना, जहाँ 1901 में काम शुरू हुआ था। ठीक है, असम राज्य में है ये, 1901 में यहाँ पर काम शुरू हुआ। तो सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना पूछा जाए तो कहाँ बताएंगे आप? डिगबोई या डिब्रूगढ़ बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? चाय, रबर, गन्ना या फिर इनमें से सभी। रोपण फसल कौन है? तो इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का डी। अच्छा, आपको ये बताना है कमेंट पे रोपण फसल होता क्या है, रोपण फसल कहते किसे हैं, ये आप लिख के बताएंगे। तो 31 का रोपण फसल हो गया करेक्ट आंसर। 32, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, चूना पत्थर, कोयला या फिर पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो है वो किसके साथ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। पेट्रोलियम के कुएं के ऊपर पाई जाती है कौन? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? कृषि से कर रहे हैं, व्यापार से कर रहे हैं, उद्योग से कर रहे हैं, या इनमें से सभी से कर रहे हैं? तो मुख्य स्रोत के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्य स्रोत जो है बिहार में ए कृषि है। ठीक है, जिसमें लगभग 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। तो कृषि जीवन यापन का मुख्य स्रोत है।
निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, संचार, गरीबी या फिर परिवहन, इनमें से कौन सा आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी 34 का कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी गरीबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि, संचार, परिवहन आर्थिक गतिविधियां हैं जिससे पैसे कमाए जाते हैं, जबकि गरीबी एक सामाजिक अवस्था है, इसलिए इसको हम लोग आर्थिक गतिविधि में कंसिडर नहीं करते हैं। 35 मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य ऑप्शन ए मूल्य का संचालन, बी मूल्य का हस्तांतरण, सी विनिमय का माध्यम या ऑप्शन ए और सी दोनों। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनिमय का माध्यम है ये मुद्रा। ठीक है, वस्तु खरीदने, बेचने, सेवा लेने या देने में हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? लंबे समय के लिए ऋण यानी लोन कौन देता है? प्राथमिक कृषि साख समिति या फिर भूमि विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने या जमीन में सुधार करने के लिए जैसे कार्यों के लिए 15 से 20 वर्ष तक का दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ठीक है, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? वित्त, शिक्षा, ऊर्जा या फिर संचार। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग इनमें से कौन है? तो शिक्षा माना गया है। आधारभूत संरचना दो प्रकार की होती है। ठीक है, आधारभूत संरचना कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। वित्त, ऊर्जा और संचार आर्थिक यानी इकोनॉमिक अंग है, जबकि शिक्षा को स्वास्थ्य को गैर आर्थिक या सामाजिक आधारभूत संरचना का हिस्सा माना गया है। तो यहाँ पूछा क्या गया था? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, तो शिक्षा और स्वास्थ्य, इनमें से ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? शिक्षा दिया हुआ है, तो शिक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध परिवहन हुआ? पूंजी का, प्रौद्योगिकी का, श्रम का या फिर इनमें से सभी का। 38 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। पूंजी भी फ्लो किया, प्रौद्योगिकी भी फ्लो किया और श्रम भी एक देश से दूसरे देश, जैसे आज के समय पे माइग्रेट होते हैं लोग, एक देश से दूसरे देश जाके काम करते हैं, तो ये भी चीज़ें निर्बाध रूप से प्रभाव करती रही। 39 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण या प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, विनिवेश, उदारीकरण या फिर वैश्वीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। वस्तु और सेवाओं, क्वेश्चन नंबर 14, वस्तु और सेवाओं का मूल्य या क्षतिपूर्ण राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? उपभोक्ता फोरम बने होते हैं जहाँ पर उपभोक्ता अपने को अगर ठगा महसूस करता है वो जाके शिकायत करता है। तो अगर राशि या क्षति का मूल्य 1 करोड़ से अधिक है तो सीधा कहाँ जाके वो शिकायत कर सकता है? जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में या इनमें से सभी में? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आयोग, नेशनल फोरम हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत यदि विवाद की राशि 1 करोड़ से अधिक है तो शिकायत सीधे राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन में की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। फिर हम लोग कल के क्लास में पार्ट 2 के साथ आएंगे जिसमें हम लोग और 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर पार्ट 3 में 40 क्वेश्चन, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।